नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 13। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की तो आभा ही बदल गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की ही चर्चा। भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया, किंतु वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दौगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले कि तभी राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को खेत में हल न चलाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की ये कैसा हो। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ी ही जाता है। अगर खेती में हल न चले तो रुपए कहां से आएंगे? निकालेंगे तो खेत से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उस दिन तो राय साहब ने होरी से कैसी कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा, उन्होंने कारकुन को जो एक बार हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वो अगवा बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही क्यों आग में झुलसे। जो सबके सर पड़ेगी वो भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू साह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वो शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए दे देते थे। अब गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय तो होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का तो यह प्रभाव था कि लोग अभी तक ये समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वो धन गया कहां? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत या भोज किया नहीं। अरे गया तो गया कहां? जुते जाने पर भी उसके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया तो किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वो पक्का कागज लिखवाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग और स्टंप की लिखाई अलग। उस पर भी 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दतून कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी मूंछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूपक जैसे, और थे भी बड़े हंसौड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पालागी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते। अरे तुम्हारी आंखें फूटे,
अरे घुटना टूटा तुम्हारा, मिर्गी आए मिर्गी, घर में आग लग जाए, आदि आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना आघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपया लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वो सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता। अब ब्याज भरते किसको अच्छा लगता है? हाँ, गड़े रुपए न निकले, चाहे ब्याज कितना ही देना पड़े। अरे भाई, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का बड़ा हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं, और फिर बड़ी लड़की भी ब्याहने लायक हो गई। रुपए होते तो किस दिन के लगाड़े रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके दरवाजे पर गाय देखी थी, उस पर दांत गड़ाए हुए थे। गाय की डील डॉल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में निर्णय कर लिया था कि होरी को किसी अदब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वो मौका आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तैयार हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हो तो गिरवी धरकर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो ब्याज बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा धागा भी नहीं है, सिर्फ धनिया के हाथों के कड़े हैं, और वो भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग चेहरे पर पोत कर कहा, अच्छा तो एक बात करो, ये जो नई गाय लाए हो ना, इसे हमारे हाथ बेच दो। ब्याज स्टाम्प सब झगड़े से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहे वो हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपनी खुशी से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, पर ये संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर फिर शांत मन से सोचना भी न चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया। महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण स्वरूप दिखाया कि उसके मन में भी ये बात बैठ गई। और फिर पहले का अनुभव भी तो यही बताता था कि कर्ज वो अतिथि है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, एक बार मैं घर जाकर सबसे बात कर लूं तो बताता हूं। बात नहीं करना है, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अच्छा अभी आके उत्तर देता हूं। लेकिन घर आकर उसने जैसे ही प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, मगर दोनों लड़कियों ने तो घर सिर पर उठा लिया। नहीं देते अपनी गाय, रुपए चाहे जहां से लाओ। सोना ने तो ये तक कह डाला, इससे तो कहीं बढ़िया है कि मुझे बेच डालो, गाय से तो कुछ बेसी ही मिल जाएगा। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां वास्तव में गाय पर जान देती थी। गाय कितने प्यार से रूपा का हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। इन्होंने तो अभी से उसका नामकरण भी कर दिया था, मटरू। वो उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई दफा लड़ाइयां हो चुकी थी, मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत बुरी बात है, पर विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा न हो तो लोग मुसीबत से इतना डरे क्यों। गोबर ने भी खास आपत्ति न की, वो आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। तो फिर यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात में सो जाएंगी तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाएगी। दिन किसी प्रकार कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पीकर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वो गाय को जाते किस तरह देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर ही से पत्थर बना हुआ था, मन उसका भी चंचल था।
ऐसा कोई मायका लाल नहीं जो उसे इस समय 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वो गाय के समक्ष जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो कह रही है, क्या 4 रोज में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया? अरे जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई मैं तो। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रुपये सूद पर ले लूंगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 आखिर होते ही क्या है, बस एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती तक न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, अरे कहां लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, अरे बाहर हवा में बांधे देता हूं, आराम से रहेगी। अरे भाई, इसके भी तो जान है। गाय बांधकर वो अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू का ठिकाना नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वो भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ कि जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। उसने पूछा, अरे भाई, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोला, अरे मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े से आग ले रहा है तो अपना ही समझ कर तो। सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और फिर उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, अरे तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है। अरे कोई दवाई नहीं खाता दादा, अब क्या किया जाए? उसके लेखे तुम्हारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम सभी अनाड़ी हैं। अरे भगवान के पास जितनी अकल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। और फिर चिढ़ोखले तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर भी तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वो बात मैं कैसे भूल सकता हूं। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे जो अपने हैं वो पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा तो होते हैं। अब जिसके कोई है ही नहीं, उससे कौन लड़ाई झगड़ा करे। दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया
और होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूं, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि वो रांड लड़की नहीं है जुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास ना आया था। अब गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, अरे किसने कहा तुझसे? धनिया प्रचंड हो गई। अरे तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। वो भुग्गा वो 72 घाट का पानी पिए हुए है, उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है कि वो इस पर जान देती है। अरे तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था, उसे चुहल की सूझी। अब दुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। अब ऐसी सस्ती महरिया और कहां मिली जाती है। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा। जुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दो रांड का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर चाहे जहां रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक न होगा। तो उसे इसकी क्या परवाह? अरे इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर के पाला है मैंने, और जुनिया का राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी रांड के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया दादा? क्या काले नाग ने छू लिया? वो तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या गुण मुंह से निकालता है? अभी तो मैं देखे आ रहा हूं कि लेटी थी। तीनों बाहर गए और चिराग लेकर देखा। सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, आंखें पथरा गई थी और पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वो भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने हत्यारे का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वो लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वो इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। क्या गाय थी कि बस देखता रहे, पूजने योग्य। 5 सेर से दूध कम न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर फिर ये तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हट जाती है। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम न होता था कि बाहर से आई है। अरे बच्चे तो उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो चाट पहुंचकर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। अभागों के घर कहां से रहती?
सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जाग गई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती, कैसा जीभ निकालकर खा लेती थी, और जब तक उनके हाथ का कौर न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थी। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिराहने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंडोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनो, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी महरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूं तुम्हारा घर संभाले हुए हूं। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ रखकर रोगे। अभी तो मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे हीरा इतना नीच नहीं है। वो तो बेचारा बस मुंह का ही खराब है। अरे मैंने अपनी आंखों देखा, सच कहता हूं, तेरे सिर की सौ। तुमने अपनी आंखों देखा? कब? वही मैं शोभा को देख कर आया तो सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था, तो बोला, मैं हूं हीरा, कौड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चीलम पिलाई। उसके बाद वो उधर गया, मैं भीतर आया, और वही उसके बाद फिर गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूं और इसने आकर कुछ खिला दिया। शायद फिर दोबारा ये देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, अरे भाई, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। अफो, हीरा मन का इतना काला है। अरे दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा जा सो रहे, और इस बारे में किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन? सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। ये हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वो बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी। मैं कह देता हूं धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, भोज देना पड़ेगा। अरे इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी? जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।